गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5th चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर को एक बार हमने छोड़ दिया है। 5th चैप्टर हमारा है द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न अवस्थाओं के जो गुणधर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है यूनिट 5th और चैप्टर का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए द्रव्य का मतलब क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताऊं द्रव्य की, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, पदार्थ भी कह सकता हूं। द्रव्य बोलो चाहे पदार्थ बोलो, और या क्या बोलो, मैटर। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, एक ऐसी वस्तु जो दो शर्तों का पालन करती हो। ऐसी वस्तु जो कितनी शर्तों का पालन करती हो, दो शर्तों का पालन करती हो। पहली शर्त क्या है, एक तो वो क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो। एक जिसमें क्या हो, द्रव्यमान। वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, वजन हो, वो वस्तु जो है वो क्या कहलाती है, द्रव्य बोलो, पदार्थ बोलो या मैटर बोलो। तो मैं जब बात करूं कि ऐसी कोई वस्तु है जिसमें जो स्थान नहीं घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, इसका मतलब ये तो सब में है। तो एवरीथिंग इज मैटर। प्रत्येक वस्तु जो आप देख रहे हैं वो सब क्या है, पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ये पदार्थ क्यों है, ये मार्कर पदार्थ है। क्यों है, क्योंकि हम इसको ये जब इसको अपन रखेंगे तो ये स्पेस घेरेगा, कवर करेगा स्पेस को, स्थान घेरेगा, इसमें मास भी है, द्रव्यमान भी है। तो ये भी क्या है, वस्तु है। हम भी पदार्थ हैं। हम पदार्थ क्यों हैं, हम भी स्थान घेरते हैं, हम में द्रव्यमान है। टेबल जो है वो भी एक पदार्थ है, मोबाइल एक पदार्थ है। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, वो सब किस में आती है, पदार्थ के अंतर्गत आती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, एवरीथिंग इज मैटर। प्रत्येक वस्तु जो है वो क्या है, पदार्थ है। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं की बात करूं, पदार्थ की अवस्थाओं की बात करूं तो देखिए पदार्थ के प्रकार नहीं लिख रहा हूं मैं पदार्थ के क्या नहीं लिख रहा हूं, प्रकार नहीं लिख रहा हूं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, और वो क्या, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ तो क्या है, एक। पदार्थ एक है, लेकिन पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो सकती हैं, 3। सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए ये पदार्थ की कैसी अवस्थाएं कहलाती हैं, ये पदार्थ की अवस्थाएं कैसी कहलाती हैं, भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की कैसी अवस्थाएं कहलाती हैं, भौतिक अवस्थाएं। देखिए किसी भी पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं,
किसी भी पदार्थ के क्या होते हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, किसी भी पदार्थ के जो क्या होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, वो भौतिक गुण पर निर्भर नहीं करते, भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण, किसी वस्तु के रासायनिक गुण जो है वो उस वस्तु की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपके पास जल है, मान लीजिए पानी है, बर्फ का टुकड़ा है या लिक्विड स्टेट में है। आप किसी वस्तु को ठंडा कीजिए, वो पानी से भी ठंडी हो सकती है और बर्फ से भी ठंडी हो सकती है। तो जल है, जल के जो रासायनिक गुण है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, वो उसकी अवस्था पर निर्भर नहीं करता। वो निर्भर किस पर करता है, उसमें पड़े हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर। तो जल के जो रासायनिक गुणधर्म है वो जल की भौतिक अवस्था पर कभी निर्भर नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ के जो रासायनिक गुण है वो उस पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते कि उसकी अवस्था कैसी है, ठीक है। लेकिन उस पदार्थ की रासायनिक क्रिया करने की दर, उस अभिक्रिया की रासायनिक क्रिया करने की दर जो है, उस अभिक्रिया की रासायनिक क्रिया करने की जो क्या है, दर जो है, वो किस पर डिपेंड करती है, भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दो अलग अलग बातें हैं। किसी पदार्थ के रासायनिक गुण, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, वो उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते, जबकि उस पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया करने की जो दर है, मतलब लगने वाला जो क्या है, समय, वो समय जो है वो उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे एक तो जल क्रिया करे, एक बर्फ क्रिया करे और एक जल की वाष्प क्रिया करे। यदि किसी पदार्थ ए के साथ, मान लीजिए कोई पदार्थ है ए कोई क्या है, पदार्थ है, ए कोई क्या है, कोई पदार्थ है, और ये पदार्थ जल से क्रिया कर रहा है। कैसे जल से, जो कैसा है, लिक्विड है। वही पदार्थ ए जो है वो जल से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जल जो है वो कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, बर्फ अवस्था में है। वही पदार्थ ए है जो H2O से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन H2O कैसी अवस्था में है, जल की वाष्प के साथ क्रिया कर रहा है। पदार्थ एक ही है, ए। आप बताओ इन तीनों अभिक्रियाओं में लगने वाले समय में क्या डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा साहब। इनमें समय का क्या रहेगा, अंतर। समय का क्या रहेगा, इनमें अंतर रहेगा। तो ये बात प्रूव हो रही है क्या, किसी वस्तु के रासायनिक क्रिया करने की जो दर है, लगने वाला समय जो है, वो उस पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है कि आप जल ले रहे हैं, बर्फ ले रहे हैं या भाप ले रहे हैं। लेकिन ये पदार्थ जल से क्रिया करेगा या नहीं करेगा, इस बात की निर्भरता भौतिक अवस्था पर नहीं है। कैसे नहीं है? ये पदार्थ यदि लिक्विड जल से रिएक्शन कर रहा है तो सॉलिड से भी करेगा, जल की भाप में से भी करेगा, या तो फिर करेगा ही नहीं। ये नहीं है कि मैं बर्फ से तो रिएक्शन कर दूंगा लेकिन जल से नहीं करूंगा। इसका मतलब किसी तत्व के रासायनिक गुण उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते, लेकिन रासायनिक क्रिया करने की दर जो है वो पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी। छोटी क्लासों में आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ भी होगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं साहब। द्रव्य की क्या है? तीन अवस्थाएं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं। फर्स्ट हमारे पास है ठोस अवस्था, सेकंड हमारे पास है द्रव अवस्था। देखिए ये तो है द्रव्य और ये है द्रव। द्रव क्या है? द्रव्य की एक अवस्था का नाम है। और कैपिटल सी हमारे पास है गैसीय अवस्था। ओके, तीन अवस्थाएं होंगी साहब। अपन जैसे ये कहते हैं ना कोई ठोस पदार्थ, तो कोई ठोस पदार्थ फिक्स नहीं है। ये वो पदार्थ है जिसकी अवस्था क्या है? ठोस है। मैं कहूं किसी गैसीय पदार्थ, कोई गैस, मतलब वो पदार्थ जो हम ले रहे हैं वो कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, तीन अवस्थाएं हो गई। देखिए तीनों अवस्थाओं में जो अंतर का जो मूल कारण है वो क्या है, वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। मूल कारण क्या है? किसका मूल कारण? कि एक पदार्थ की तीन अवस्थाएं कैसे होगी? जब पदार्थ एक है तो उसकी अवस्थाएं तीन कैसे बन गई? इसका जो मूल कारण है वो क्या है? पदार्थ के अवयवी कणों। अवयवी कणों का मतलब क्या हुआ? परमाणु या अणु। पदार्थ के अवयवी कणों जैसे कौन? परमाणु या अणु के मध्य अंतरा आणविक बल की उपस्थिति। तो मूल कारण क्या हुआ? जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं वो उसकी अवस्था क्यों है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस पदार्थ के अवयवी कणों मतलब परमाणु या अणु के मध्य उपस्थित अंतरा आणविक बल। अब अंतरा आणविक बल क्या है? विभिन्न प्रकार के अणु या परमाणु के मध्य उपस्थित आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों को हम क्या कहेंगे? अंतरा आणविक बल कहेंगे, इंटरमॉड्यूलर फोर्सेस कहेंगे। वापस से रिवाइज कर देता हूं। किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं होने का रीजन क्या है? क्योंकि उन पदार्थों के अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बलों की उपस्थिति। अब अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है? विभिन्न प्रकार के अणु व परमाणु के मध्य उपस्थित आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों प्रकार के बलों को हम किसके अंतर्गत गिनेंगे? अंतरा आणविक बलों के अंतर्गत। इन बलों का मान कम है या ज्यादा है, इस बात में अंतर हो जाएगा तो अवस्था भी कितनी बन जाएगी? तीन। तो अंतरा आणविक बलों की उपस्थिति में अंतर के कारण अंतर के कारण जो है वो कितनी अवस्थाएं बन जाती है? तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। अंतराणविक बलों की मैंने आपको परिभाषा बता दी।
देखिए दो फैक्टर होते हैं साहब। पहला फैक्टर है अंतरा आणविक बल। अंतराणविक बलों को वैज्ञानिक जोहानन वांडरवाल के सम्मान में वांडरवाल बल भी कहा जाता है, वांडरवाल फोर्सेज। एक तो होता है अंतराणविक बल और एक आपके पास है उष्मीय ऊर्जा, जो ताप के समानुपाती होती है। एक फैक्टर तो क्या है अंतराणविक बल, एक फैक्टर क्या आपके पास उष्मीय ऊर्जा। देखिए अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ने पर यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ेगा तो अणु कहाँ आएंगे पास पास, तो कैसी अवस्था बनेगी ठोस। तो जैसे आकर्षण बढ़ेंगे तो गैसीय अवस्था किसमें चेंज होने की तरफ अग्रसर होगी, द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था किसकी तरफ अग्रसर होगी, ठोस अवस्था में। यदि अंतराणविक आकर्षण बल का मान तो क्या हो कम और उष्मीय ऊर्जा का मान क्या हो बढ़े, उष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ने पर, उष्मीय ऊर्जा का मान यदि बढ़े तो पदार्थ दूर दूर गति करेंगे, क्योंकि जब इनको हीट मिलेगी तो ये अणु कहाँ भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, अणुओं के मध्य दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो ठोस किसकी तरफ अग्रसर होगा, द्रव अवस्था की तरफ, और द्रव अवस्था किसकी तरफ अग्रसर होगी, गैसीय अवस्था। तो पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं वो अंतराणविक आकर्षण बलों के परिणाम में अंतर पर आधारित होती है। दो फैक्टर काम करते हैं अवस्था के लिए, अंतराणविक आकर्षण बल जिनको वैज्ञानिक जोहानन वांडरवाल के सम्मान में वांडरवाल आकर्षण बल भी कहा जाता है, और उष्मीय ऊर्जा। इन दोनों का प्रभाव मैंने आपको अवस्था पर बताया भी है। अब मैं तीनों अवस्थाओं की बात करूंगा सर, तीनों की खास बातें, तीनों की विशेषताएं। इस चैप्टर में हम स्पेशल रूप से द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की। देखिए इस अवस्था में कणों के मध्य, इस अवस्था में कणों के मध्य क्या रहता है, देखिए अधिकतम आकर्षण बल, न्यूनतम रिक्त स्थान, अधिकतम आकर्षण बल और न्यूनतम रिक्त स्थान। देखिए जब आकर्षण बल क्या रहेगा अधिकतम, तो अणु पास पास होंगे, तो दो अणुओं के मध्य स्थान क्या होगा न्यूनतम। ये सबसे खास बात है ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था में पदार्थ के अणुओं के मध्य अधिकतम आकर्षण बल, न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित होता है। अधिकतम आकर्षण न्यूनतम स्थान की वजह से जो ठोस अवस्था होती है उसमें पदार्थ जो है वो क्या होता है, असंपीड्य, उसको दबाया नहीं जा सकता। अब दबाया क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आकर्षण बल तो क्या है प्रबल, रिक्त स्थान क्या है न्यूनतम, तो अणुओं के बीच स्पेस नहीं है तो वो दबेंगे नहीं, ठीक है, कंप्रेस नहीं होंगे, असंपीड्य होते, असंपीड्यता का उपस्थित। देखिए ठोस अवस्था की जितनी भी विशेषताएं हैं, ठोस अवस्था ही नहीं, द्रव अवस्था हो चाहे गैसीय अवस्था हो, पदार्थ की प्रत्येक अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो आकर्षण बल और रिक्त स्थान पर ही निर्भर करती है। तो देखिए जब इस आकर्षण बल कैसा है अधिकतम,
आकर्षण बल कैसा है? अधिकतम। रिक्त स्थान कैसा है? न्यूनतम। इसी वजह से कण गति नहीं करते हैं साहब। कण क्या नहीं करते? गति नहीं करते। कणों में गति नहीं होती। अब गति नहीं होती तो क्या होती है? माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या होता है? इनमें कंपन होता है साहब। माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या होता है? कंपन होता है। कण गति नहीं करते, लेकिन माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। अधिकतम आकर्षण बल है, न्यूनतम रिक्त स्थान है। इसी की वजह से ठोसों का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं सीधा भी बोलूंगा, ठोसों का मतलब क्या हुआ? ऐसे पदार्थों का जो ठोस अवस्था में है। ये नहीं है कि ठोसों का मतलब कोई पदार्थ का नाम ठोस है। पदार्थ का नाम ठोस नहीं है। मैं कहूं द्रवों का मतलब क्या हुआ? ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में है उनका। ठीक है, तो ठोस पदार्थ में जो ठोस अवस्था होती है उसमें पदार्थ का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। दो बातें तो ये अच्छी थी, और तीसरी बात ये, ठोसों का आकार तथा आयतन क्या है? निश्चित होता है। कोई धातु मान लीजिए, कोई क्या मान लीजिए? धातु मान लीजिए। इनका घनत्व जो है, ठोस अवस्था में पदार्थ का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी प्रकार की क्या है धातु है वो सब कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था में क्या होगा? देखो मैं सबसे पहले डिस्कस किसको कर लूं? गैसीय अवस्था की। जो द्रव अवस्था है उनमें दोनों अवस्थाओं के मध्य के गुण पाए जाते हैं। इसी ठोस अवस्था का जस्ट अपोजिट, जस्ट विपरीत विशेषताएं किसमें होती हैं? गैसीय अवस्था में। देखिए क्या हो जाएगा? अधिकतम आकर्षण बल कणों के मध्य क्या होगा? न्यूनतम आकर्षण बल। न्यूनतम रिक्त स्थान नहीं होगा। रिक्त स्थान कैसा होगा? अधिकतम रिक्त स्थान। तो विपरीत हो गया साहब। जो पदार्थ गैसीय अवस्था में होंगे उस अवस्था में पदार्थ कणों के मध्य न्यूनतम क्या होगा? आकर्षण बल। अधिकतम क्या होगा? रिक्त स्थान। इसलिए अत्यधिक इनमें क्या पाई जाएगी? संपीड्यता। अत्यधिक क्या पाई जाएगी? संपीड्यता पाई जाएगी। इनको कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अणुओं के मध्य स्पेस ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत वीक है, इसलिए गैसों को क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता है। तभी तो 25-25 किलो की जो गैस है वो छोटे से सिलेंडरों में भर देते हैं लोग। तो कण जो है वो यादृच्छिक गति करते हैं। कण क्या करते हैं? यादृच्छिक गति। कोई आकर्षण तो होता नहीं, जहां चाहे जिस दिशा में गैस अवस्था के जो कण है वो गति करते हैं। कण यादृच्छिक गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। गैसों में प्रवाह जो है वो अधिकतम होता है। गैसीय अवस्था में जब पदार्थ होता है उसका प्रवाह बहुत अधिक होता है। यदि वही पदार्थ जब ठोस अवस्था में हो तो उसका प्रवाह क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो गति नहीं करते। मैं ये भी कह सकता हूं प्रवाह नहीं होता। प्रवाह नहीं होता, प्रवाह अधिकतम होता है। देखिए न्यूनतम आकर्षण बल है, अधिकतम रिक्त स्थान है। इसी वजह से यादृच्छिक गति करते, इसी वजह से गैस अवस्था में पदार्थ का
आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं साहब, दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दूरी अधिक है इसलिए घनत्व सबसे कम होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसकी ठोस अवस्था में सामान्यतः सर्वाधिक होता है। अब जैसे एग्जाम्पल, जितने प्रकार की गैसें हैं आपको पता है, आवर्त सारणी में 11 तत्व जो है वो कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। आप उनके नाम भी याद रख सकते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो गैसीय अवस्था में हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसे कौन से तत्व हैं जो गैसीय अवस्था में परमानेंट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 तत्व जो है वो परमानेंट कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ओके, अब बात करेंगे हम द्रव अवस्था की। बात की करेंगे द्रव अवस्था की। तो देखिए द्रव अवस्था में क्या होता है? मध्यम प्रकार के तो बल होते हैं। मध्यम प्रकार का मतलब क्या हुआ? न तो आकर्षण बल अधिकतम होते हैं न न्यूनतम होते हैं। मध्यम प्रकार के तो बल हैं और मध्यम प्रकार का ही क्या है? रिक्त स्थान। मध्यम प्रकार के तो बल है और मध्यम प्रकार का ही क्या है बताओ? रिक्त स्थान है। ठीक है, तो न ज्यादा आकर्षण बल है न कम आकर्षण बल है, इसीलिए प्रवाह कम होता है। प्रवाह क्या होता है? कम होता है। संपीडिता होती है पर बिल्कुल नगण्य। तो क्या कहूंगा? नगण्य संपीडिता पाई जाती है। देखिए आकर्षण बल मध्यम है, स्पेस भी मिडिल टाइप का है, तो आकार तो क्या होगा? अनिश्चित। आप जल को गिलास में डालेंगे तो गिलास की आकृति का हो जाएगा जल, और परात में डालेंगे तो परात की आकृति का हो जाएगा, लेकिन रहेगा उतना ही। पाव दूध को आप चाहे मटकी में डालो और चाहे टंकी में डालो, रहेगा तो पाव ही। उसकी आकृति चेंज हो सकती है, वो एक समतल हो सकता है, एक पाइप डालेंगे तो लंबा हो सकता है। तो आकार तो क्या रहता है द्रव पदार्थों का? अनिश्चित। परंतु जो आयतन है वो क्या होता है? निश्चित। जैसे अमोनिया, लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड H2O है। गैसों में ऐसा कुछ नहीं होता। आकार आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आप जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती की जो स्मेल है, अगरबत्ती की जो क्या है? स्मेल है, वो विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करती है। तभी तो एक कमरे में जलाई हुई अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरी बिल्डिंग में भी हो सकती है, कई कमरों में, ऊपर नीचे फ्लैट्स में जा सकती है, क्योंकि यादृच्छिक गति करते हैं। ऐसा ठोसों में और लिक्विड में नहीं होता। आप एक कमरे में यदि मावा खा रहे हैं तो पड़ोसी को पता नहीं चलता, ठीक है, बशर्ते उसकी स्मेल जो है वो जानी नहीं चाहिए। तो ठोस और जो द्रव होते हैं उनमें कण जो है वो यादृच्छिक गति नहीं करते। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। हम इस चैप्टर में विशेष रूप से 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था है। ठोस अवस्था के बारे में अपन डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।